दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पिछले टॉपिक से आगे, अर्थात हम उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है, यह उसका आगे का अर्थात पार्ट सेकंड है, जिसमें हमने जो वृहद श्रेणी थी या वृहद हिमालय था उसके बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। किसके बारे में? मध्य हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो मध्य हिमालय श्रेणी को लघु हिमालय श्रेणी भी या फिर हमारे हिमाचल हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। तो मध्य हिमालय श्रेणी है, इसको क्या क्या बोलते हैं? लघु हिमालय श्रेणी या फिर हिमाचल हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। हम देख सकते हैं मध्य हिमालय श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। मध्य हिमालय श्रेणी की बात करें तो इसमें क्या ग्रीष्म ऋतु के दौरान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का निर्माण होता है। कब? गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है? इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का निर्माण होता है। इन जो घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनको जम्मू में तो कहते हैं मर्ग और उत्तराखंड में कहते हैं इनको बुग्याल और प्याला। ठीक है, तो उत्तराखंड में तो बुग्याल और प्याला कहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग। मर्ग से नाम से आपको याद आ रहा होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये क्या है? घास के मैदान है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो कब बनते हैं? ग्रीष्म ऋतु के दौरान। हम ग्राफिक्स में देखते हैं इसके बारे में, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। लघु हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर। अब इसमें क्या है? क्षेत्रवार इसको बांटा गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन से पर्वत है? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। उत्तराखंड में मसूरी। उत्तराखंड में नागटिब्बा। नेपाल में महाभारत। सिक्किम में डोकिया। भूटान में ब्लैक माउंटेन। तो इस तरह जो हमारा मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय के जो पर्वत है तो उनको क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है, ये हमने देख लिया। जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इसका उपयोग क्या करते हैं? स्थानीय समुदाय पशुओं को चराने के लिए करते हैं। तो जो स्थानीय समुदाय ये क्या करते हैं? इसका उपयोग पशु को चराने के लिए करते हैं। जो स्थानीय समुदाय है यहाँ पे, अर्थात जो घास के मैदान है, यहाँ पे क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। जैसे कि हमारी कौन कौन सी जातियां हैं? गुज्जर और बकरवाल, ये तो हमारी जम्मू कश्मीर की जाति है। कौन कौन सी? गुज्जर और बकरवाल, ये तो हमारी जम्मू कश्मीर की जाति है। भोटिया जनजाति हमारी सिक्किम और उत्तराखंड की है। और हमारे लेप्चा जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की। तो आप इनको याद रखना। कौन कौन सी जातियां? तीन जातियां, तीन जनजातियां कौन कौन सी? गुज्जर और बकरवाल तो जम्मू कश्मीर की, भोटिया जनजाति हमारी सिक्किम और उत्तराखंड की, और लेप्चा जनजाति कहाँ है? सिक्किम की। ये क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास तो समझते हैं होंगे आप। गर्मियों में तो घास के मैदानों की तरफ चले जाना, और सर्दियों में जो मैदान है उनकी तरफ चले जाना। तो ये क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। अर्थात ऋतु को देखकर अपने स्थान को परिवर्तित करना ऋतु प्रवास कहलाएगा। अब वृहद हिमालय या मध्य हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती है। जैसे कि हमारी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है? बहुत सारी घाटियां पाई जाती है। जैसे हमारी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। मध्य हिमालय श्रेणी में क्या? बहुत सारे पर्यटन स्थल भी होते हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे अभी। पहले बात कर लेते हैं मध्य हिमालय श्रेणी में को किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जाना जाता है किस नाम से? पीर पंजाल के नाम से। हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है धौलाधर के नाम से। उत्तराखंड में मसूरी के नाम से। उत्तराखंड में नागटिब्बा। नेपाल में महाभारत। सिक्किम में डोकिया और भूटान में ब्लैक माउंटेन। तो इन नामों से जाना जाता है मध्य हिमालय श्रेणी को। फिर बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पीर पंजाल की। तो इनके नाम किन नामों से जाना जाता है? पीर पंजाल
जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में, महाभारत कहाँ, नेपाल में, और डोकिया सिक्किम में, ब्लैक माउंटेन का भूटान में। तो आप इनको लिख लिख कर याद करेंगे, तभी ये चीज़ें याद होगी कि जो मध्य हिमालय है इनको इन क्षेत्रों में इस नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 जनजातियों के बारे में देखा था जो क्या करती थी, ऋतु प्रवास। यदि परीक्षा में पूछा जाए ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, तो हमें इसकी प्रॉपर परिभाषा लिखनी होगी। वो परिभाषा क्या होगी कि जब स्थानीय समुदाय किसे कहते हैं, जो नॉर्मली वहीं रहते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाते, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्थानीय समुदाय। तो स्थानीय समुदाय क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ चारे और जल की खोज में, किसकी खोज में, चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी तक नहीं जाते हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूरी तक ही जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। और किसकी खोज में जाते हैं, चारे और जल की। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में गुज्जर और बकरवाल समुदाय है, सिक्किम और उत्तराखंड में भोटिया समुदाय है, और सिक्किम में हमारे कौन सा है, लेपचा समुदाय। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, अर्थात जल और चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर बात करते हैं, एक शब्द आता करेवा। क्या, करेवा किसे कहते हैं। करेवा की बात करें तो करेवा मुख्यतः क्या होता है, झील के अवसाद माना जाता है। करेवा किसे माना जाता है, झील के अवसाद माने जाते हैं। करेवा क्या है, संयुक्त रूप से हिमनद, नदी और झील, इन तीनों के अवसाद माने जाते हैं। तो ये मान सकते हैं कि जो कई बार जो झील होती है, तो झील का जो गहरा पानी होता है उसमें अवसाद भर जाते हैं, और वह क्या, एक मैदान बन जाता है। तो झील में जब अवसाद भर जाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, करेवा का। और कश्मीर घाटी में जो हिमनद, नदी और झील, इनके अवसाद को क्या बोलते हैं, करेवा कहते हैं। करेवा क्या होते हैं, उपजाऊ मैदान होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे अवसाद होते हैं, उपजाऊ अवसाद होते हैं। करेवा अवसादों का उपयोग किस लिए करते हैं, केसर की खेती के लिए। किस लिए करते हैं, केसर की खेती के लिए करते हैं। कश्मीर में जाफरान किस्म की केसर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो करेवा की बात हम समझ सकते हैं। तो मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ बताऊं कि जैसे ये हमारे पहाड़ है और इसके पास में क्या है, एक झील है ये वाली। तो इससे क्या है, छोटे छोटे कंकर अवसाद आके क्या होते हैं, बहते बहते इसमें जमा होने लगते हैं। जमा होते होते क्या है कि यह पूरा भर जाता है, इससे भर जाता है। तो इसमें क्या है, ये एक उपजाऊ भूमि बन जाती है। क्या बन जाती है, उपजाऊ भूमि, जहाँ पे हम क्या करते हैं, केसर की खेती कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में कौन सी केसर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में जाफरान किस्म की केसर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी, जाफरान। तीसरी श्रेणी आती है हमारी शिवालिक श्रेणी। तीसरी कौन सी श्रेणी हमारी, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी की बात करें तो शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय, बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी क्या, मुख्य हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, अर्थात सबसे नई श्रेणी कौन सी बनी है, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण वृहद हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो जब अवसाद लेके आई थी तो उनसे हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण। तो शिवालिक श्रेणी के बारे में हमने देख लिया। तो शिवालिक श्रेणी की बात करें हम, तो इसकी पश्चिम में ऊंचाई तो हमारे 1500 मीटर है, पूर्व में ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो पूर्व में इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर, पश्चिम में कितनी है, 50 किलोमीटर। किस क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं इसमें, जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड में दुधवा और धांग की पहाड़ियाँ, नेपाल में चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। तो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है जो शिवालिक श्रेणी है, तो शिवालिक श्रेणी की कौन कौन सी श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो लाइन से याद रखना। क्योंकि इस तरह कि जैसे ये तो हमारे डाफला है, फिर इसके जस्ट ऊपर कौन सी है, मीरी, फिर अबोर और फिर मिश्मी। तो ये लाइन से ध्यान रखना, ये चारों के चारों पर्वत श्रेणी क्या है, लाइन से, इनको लाइन से याद रखना है और इसी क्रम में याद करना है। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। तो इसी क्रम में हमें इसको याद रखना है। तो शिवालिक श्रेणी है, तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई हमारी 900 से 1100 मीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। शिवालिक श्रेणी में क्या है, बहुत सी पहाड़ियां भी शामिल है, अर्थात शिवालिक श्रेणी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनके नाम है। जैसे कि हमारे कौन कौन से नाम है, जम्मू पहाड़ी के कहाँ कहते हैं इसको,
जम्मू कश्मीर में। दुधवाया धांग पहाड़ी कहते हैं हमारे उत्तराखंड में। चूड़िया घाट कहते हैं नेपाल में। और डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी कहते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करें शिवालिक और मध्य हिमालय की, तो इनके बीच में क्या अनुदैर्ध्य घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है, अनुदैर्ध्य घाटी स्थित, जिन्हें क्या पश्चिमी हिमालय में दून कहते हैं, जैसे कि हमारा देहरादून है वैसे। और पूर्वी हिमालय में क्या बोलते हैं, द्वार या द्वार कहते हैं। जो घाटियां हैं, घाटियां समझते होंगे, दो स्थलों को जोड़ने के लिए जो पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है उसे घाटियां कहते हैं। तो जो पश्चिम में जो घाटियां हैं उनको दून कहते हैं, और पूर्वी हिमालय में जो घाटियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, द्वार या द्वार कहते हैं। तो हमने देख लिया, जैसे दून के उदाहरण देखें तो जैसे देहरादून, ये दून सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध दून है। कौन सा, देहरादून। चंडीगढ़ में है कालका दून, नालागढ़ दून, हरिके दून, कोटा दून। तो इस तरह बहुत सारे दून है। कोटली दून, पाटली दून, तो बहुत सारे दून है। तो देख सकते हैं। द्वार की बात करें, निहांग द्वार, अलीपुर द्वार। अब ये दून या द्वार कुछ भी कह लो, इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं। दून का उपयोग चावल की खेती के लिए और द्वार का उपयोग चाय की खेती के लिए करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे क्या क्या, कि दून का उपयोग तो हम किस में करते हैं, चावल की खेती के लिए, और द्वार का उपयोग किस में करते हैं, चाय की खेती के लिए करते हैं। जो चाय की खेती है इसको रोपण खेती भी कहते हैं। जो चाय की खेती है इसको रोपण कृषि भी कहा जाता है। अर्थात इसमें कहीं जो बागान है तो बागान के अंदर इनको उगाया जाता है और बाद में फिर इनको रोपित कर दिया जाता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान शिवालिक श्रेणी में अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में क्या मानसून के दौरान शिवालिक श्रेणी में क्या होता है, अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चोस कहते हैं। और चोस के कारण क्या होता है, शिवालिक श्रेणी क्या है, अपरदित होती जा रही है, अर्थात धीरे 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 कटती जा रही है, अर्थात वो गायब होती जा रही है, क्या, हमारी शिवालिक श्रेणी। तो इस तरह हम देख चुके हैं शिवालिक श्रेणी के बारे में। तीसरा और लास्ट आता है हमारा पूर्वांचल। दूसरा कौन सा आता है हमारा, पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत रूप से पहाड़ियां हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। और पूर्वांचल का निर्माण किससे हुआ था, दो प्लेटें हमारी, एक तो बर्मा प्लेट, एक हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दो प्लेट है, इनके नाम याद रखने हमें, कौन कौन सी, एक तो हमारा बर्मा प्लेट है, एक हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इन दो प्लेटों का नाम याद रखना है। इनके आपस में टकराने की वजह से हुआ है। किसकी वजह से, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई अर्थात अभिसरण हुआ, इससे हमारे पूर्वांचल पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। अब पूर्वांचल पहाड़ी की बात करें तो बालू पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, बालू पत्थर से बनी हुई पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अपनी सारामती। तो आप याद रखना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती। और सारामती चोटी कहाँ पे, ये नागा पहाड़ियों में, अर्थात जो नागालैंड है, नागालैंड में क्या है, नागा पहाड़ियाँ है, उनमें सबसे ऊंची चोटी है पूर्वांचल की सारामती। जो पूर्वांचल क्षेत्र है उसे मानसून पवनों के द्वारा भारी बरसात होती है, इसलिए यहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे उच्च जैव विविधता भी पाई जाती है। क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो सदाबहार वनस्पति, साथ ही साथ उच्च जैव विविधता भी इसके अंदर पाई जाती है। पूर्वांचल की बात करें तो विश्व के जो 36 जैव विविधता तप्त स्थल है उनमें इसको शामिल किया जाता है। किसमें शामिल करते हैं, दुनिया के जो 36 जैव विविधता तप्त स्थल है उसमें पूर्वांचल को भी शामिल करते हैं। वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता तप्त स्थल है और भारत के 4 स्थलों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिनमें से एक कौन सा है, हमारे पूर्वांचल। अब इसके अंदर क्या देखते हैं कि बराइल की पहाड़ियाँ और नगा पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियाँ इनको अलग करती है। अर्थात जो नगा पहाड़ियाँ हैं, तो आपको चित्र में भी दिखा देता हूँ पहले। ये जो बराइल की पहाड़ियाँ है, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे ये नगा पहाड़ियाँ हैं और ये मणिपुर की पहाड़ियाँ। इन दो पहाड़ी के बीच में कौन सी पहाड़ी है, बराइल की पहाड़ियाँ। तो आप इसे याद रखेंगे कि बराइल की पहाड़ियाँ नगा पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियों को अलग अलग करती है। जो मिजो पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मिजो
पहाड़ियों की। मिजो पहाड़ियाँ हैं तो मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मिजो पहाड़ियाँ हैं तो मिजो पहाड़ी को किस नाम से भी जाना जाता है, लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो चित्र में भी आपको एक बार वापस समझा देते हैं कौन कौन सी कैसे कैसे पहाड़ियाँ हैं। चित्र को मैं एक बार थोड़ा हल्का सा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से आता है। अरुणाचल प्रदेश में हमारी डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये 4 पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ पे पटकाई बूम है, क्या है पर्वत के लिए कौन सी है, पटकाई बूम। यहाँ हमारे कौन मिक्र की पहाड़ियाँ हैं। इसके ऊपर नगा पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद मणिपुर की पहाड़ियाँ। दोनों को अलग कौन करती है, बराइल की पहाड़ियाँ। नगा पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी है हमारी सारामती। फिर मिजो पहाड़ियाँ, इन्हीं को लुशाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और जो मिजो पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ब्लू माउंटेन। मेघालय की पहाड़ियों में 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। ये वहाँ पे जो जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं उनके नाम पर ये है। तो हम देख चुके हैं ये पूर्वांचल के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो अब टेक्स्ट के रूप में इसको देख लेते हैं। जो ब्लू माउंटेन चोटी है इसको फांगपुई चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन चोटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, फांगपुई चोटी के नाम से भी जाना जाता है। और फांगपुई नेशनल पार्क है या फांगपुई नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती। और पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी सारामती ही। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मोलेसिस बेसिन किसे कहते हैं। कौन सा, मोलेसिस बेसिन किसे कहते हैं। ऐसा बेसिन जो क्या कमजोर चट्टानें होती है, कौन सी, कमजोर और असंगठित चट्टानें, इनसे मिलके बनता है, उसे क्या बोलते हैं, मोलेसिस बेसिन कहते हैं। ऐसा बेसिन जो किससे मिलके बना होता है, कमजोर, नर्म और असंगठित चट्टानों से मिलके बनता है, उसे कहते हैं मोलेसिस बेसिन। अब मिजोरम में क्या पाया जाता है, मोलेसिस बेसिन पाया जाता है। अब हिमालय का भौतिक विभाजन तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। किसके विभाजन के बारे में, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो हिमालय को किस प्रकार से बांटा गया है, देखते हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को किसने किया है, जो सिडनी बुराड है उसका विभाजन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था, सिडनी बुराड के द्वारा। इसीलिए इस विभाजन को हम सिडनी बुराड विभाजन भी कहते हैं। और सिडनी बुराड कौन था, एक भूगर्भ शास्त्री या जियोलॉजिस्ट था। अब सिडनी बुराड ने किस तरह से हिमालय को बांटा प्रादेशिक रूप से, तो प्रादेशिक रूप से हिमालय को इसने 4 भागों में बांटा। एक कश्मीरी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हिमालय को क्या 4 भागों में बांटा, कश्मीरी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यदि लंबाई की बात करें तो कश्मीर हिमालय हमारे 560 किलोमीटर लंबा है, कुमाऊं हिमालय हमारे 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय हमारे 800 किलोमीटर और असम हिमालय कितना 720 किलोमीटर है। अब इनकी सीमाओं की बात करें तो कश्मीर हिमालय क्या है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। जो हमारा कश्मीर हिमालय क्या है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। तो चित्र को थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, एक बार वापस से बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 भागों में बांटा, एक कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा हमारा असम हिमालय। 4 भागों में बांटा। पहले हिमालय की सीमा देखें तो कश्मीर हिमालय की सीमा है सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच। किस किस के बीच में, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच में। दूसरा हमारा आता है कौन सा, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय की सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच में। तीसरा हमारा हिमालय नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की सीमा कहाँ से कहाँ मानी गई है, ये काली नदी से लेके और तीस्ता नदी तक इसकी सीमा मानी गई। और चौथा हिमालय कौन सा हमारा, चौथा हिमालय हमारा असम हिमालय। तो असम हिमालय की सीमा कहाँ से कहाँ मानी गई है, ये तीस्ता नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी सीमा मानी गई। तो आप इसको चित्र को थोड़ा सा रोक कर पढ़ सकते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं, सिडनी बुराड का विभाजन भी कहते हैं।
आगे बात करें कश्मीरी हिमालय की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, कश्मीरी हिमालय की बात करें तो कश्मीरी हिमालय को हम क्या बोलते हैं, पंजाबी हिमालय भी कहते हैं। कश्मीरी हिमालय क्या बोलते हैं, पंजाबी हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का जो कश्मीर हिमालय है ये भाग क्या सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में, 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। कश्मीर हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां शामिल है, जैसे कि हमारे लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो इस प्रकार पर्वत श्रेणियां इसके अंदर शामिल है। कश्मीर हिमालय इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है। आगे बात करें कश्मीर हिमालय की तो कश्मीर हिमालय में प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, चहारी शरीफ, चहारी शरीफ, वैष्णो देवी और अमरनाथ। तो ये प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके बाद दूसरा हिमालय हमारा कुमाऊं हिमालय। कौन सा, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के जो बाउंड्रीज है किसके बीच मानी जाती है, सतलज नदी और काली नदी के बीच। कितने किलोमीटर की, 320 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। काली नदी और सतलज नदी के बीच में क्या कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। कुमाऊं हिमालय कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। तो आप इसे याद रखेंगे, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। तो आप इसको याद रखना। अब कुमाऊं हिमालय है तो इसमें बहुत सारे हिमनद होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे हिमनद है जिनसे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे गंगोत्री हिमनद, गंगा नदी, यमुनोत्री हिमनद, यमुना नदी, सतोपद हिमनद, पिंडार हिमनद तो पिंडर नदी, मिलाम हिमनद तो मिलाम नदी। तो इस तरह से बहुत सारे ग्लेशियर है जिनसे नदियों का उद्गम होता है। जो हिमनद है इनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। जो कुमाऊं हिमालय है तो कुमाऊं हिमालय में जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। तो बहुत सारे धार्मिक स्थल है जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी सीमाएं काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। और कितनी दूरी में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा हमारा कौन सा, नेपाल हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, नेपाल हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय में स्थित है। अर्थात हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर या फिर 29,032 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में बहुत सारी चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट तो है ही, साथ ही साथ क्या, कंचनजंगा ये हमारे भारत में है, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। तो ये नेपाल हिमालय। चौथा हमारा आता है असम हिमालय। चौथा कौन सा है, असम हिमालय। इसकी सीमा की बात करते हैं तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में 720 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है, नामचा बरवा। और नामचा बरवा चोटी कहाँ पे है, चीन में। असम हिमालय में हिमालय की चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है। और इसकी प्रमुख चोटी की बात करें तो पौनुरी चोटी, जो कहाँ है, सिक्किम और चीन दोनों की बाउंड्री पे है। तो पौनुरी चोटी क्या है, कहाँ है, ये हमारे सिक्किम और चीन की बाउंड्री पे। कांगटो चोटी ये हमारे अरुणाचल प्रदेश और चीन की बाउंड्री पे। तो ये देख सकते हैं जो पौनुरी चोटी है ये सिक्किम और चीन की सीमा पे, और कांगटो चोटी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर। तो इस तरह हमने देख लिया। अब साथ ही साथ इसमें हिमालय की जो कुछ भ्रंश घाटियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हिमालय में 4 भ्रंश पाए जाते हैं, परीक्षा में कई बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मेजर फॉल्ट्स कौन कौन से हिमालय के, वो बताइए। हिमालय के प्रमुख भ्रंशों के बारे में बताइए। 4 भ्रंश कौन कौन से, सिंधु सांको संचार जोन जिसको ITSZ भी कहते हैं, फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, फिर आता मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या जिसे हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट भी कह सकते हैं। तो 4 प्रमुख भ्रंश हैं, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिंधु सांगपो सच्चर जोन।
ये क्या है कि जो तुम्हारा ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय इन दोनों के बीच में, ये किस किस के बीच में, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये हमारे वृहद हिमालय जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, और मध्य हिमालय, किस किस के बीच में, तो ये एक, या तो हम बृहद हिमालय कहो, चाहे महान हिमालय कहो, और मध्य हिमालय, इन दोनों के बीच में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये हमारे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय इन दोनों के बीच में है। फिर हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये हमारे किस किस के बीच में है, ये हमारे है जो लास्ट में आता है। ये तो लास्ट में आता है, तो इस चित्र में आप इस चीज़ को बेहतरी से समझ जाएंगे। सबसे पहले आता ITSZ अर्थात इंडस सांगपो सच्चा जोन, ये हमारा ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय इन दोनों के बीच में। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है, MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में हमारा MBT अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और विशाल मैदान है, इनके बीच में मेन फ्रंटल थ्रस्ट या फिर हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, इसके नाम से जाना जाता है। तो आज हमने उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।